नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है हुआ मतदान, किसे नफा किसे नुकसान। तीसरे चरण को छोड़ दें तो पहले चरण और दूसरे चरण के बाद चौथे चरण में भी कम वोटिंग हुई है, लेकिन इस कम मतदान के मायने क्या हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ बता रही है, तो बीजेपी का दावा है कि जीत तो उसकी ही होगी। अब किसके दावे में कितना दम है यह समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस जिसे बीजेपी के खिलाफ बता रही है, कहीं वो कांग्रेस के प्रति उसके वोटर्स की निराशा का असर तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस फिर किसी गलतफहमी में है, क्योंकि 2014 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम था लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में थे। तो क्या 2014 के समीकरण 2024 में फिर बन रहे हैं? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सभी 29 सीटों पर हुआ दंगल। नए वोटिंग ट्रेंड से किसका मंगल? मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों के लिए मतदान हो गया। तीसरे चरण में मतदान बढ़ने के बाद चौथे चरण में फिर वोटिंग परसेंट में गिरावट आई। आखिरी चरण में 71.72% ही मतदान हुआ, जो 2019 की तुलना में 3.94% कम रहा। हालांकि अब 4 चरणों में इस वोटिंग ट्रेंड को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर एनालिसिस शुरू कर दिया है। 3 चरणों में कम मतदान और 1 चरण में बढ़ा मतदान किसके पक्ष में है, ये गणित भी सियासतदानों की दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि फिर पार्टी की प्रचंड जीत होगी। ये जो मतदान हुआ है, इस मतदान के अंतर्गत वोट शेयर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश की जनता 29 की 29 सीटें जीत करके जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और आज तक के इतिहास का मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आखिरी चरण में खरगोन में सबसे ज्यादा 75.79% वोटिंग हुई, तो इंदौर में सबसे कम 60.53% मतदान हुआ। लेकिन चारों चरणों की बात करें तो वहां वोटिंग प्रतिशत में उछाल देखा गया, जहां टक्कर जोरदार थी। छिंदवाड़ा और राजगढ़ की सीटें इसमें शामिल हैं। खैर, बीजेपी की तरह कांग्रेस के भी अपने दावे हैं और इस वोटिंग ट्रेंड को वो अपने पक्ष में बता रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, तो वहीं युवा और पुरुषों का मतदान प्रतिशत बहुत अधिक रहा है, तो महिलाओं का कम रहा, जो इस बात का परिचायक है कि मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी सबसे बड़ा धोखा साबित हुई है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से आश्वस्त है, विश्वासवस्त है कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़े मार्जिन के साथ मध्य प्रदेश में सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी है जो है एक बड़े शून्य की तरफ बढ़ेगी। कुल मिलाकर प्रदेश की सभी 29 सीटों की बात करें तो इस चुनाव में 66.77% वोटिंग हुई है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 4% कम है। लेकिन ये वोटिंग परसेंट 2014 से ज्यादा है। उस वक्त भी बीजेपी ने 27 सीटों पर विजय हासिल की थी। हालांकि अब देखना होगा कि 24 के दंगल में 29 सीटों पर जनता ने किसका मंगल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। मोदी की गारंटी यानी धोखा, इस वजह से जो मतदान प्रतिशत है, जो मतदान हुआ है, वो उनके फेवर में गया। आपका दावा अलग है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, भ्रम करने का अधिकार किसी को भी और उसमें रहने का अधिकार भी सबको, परंतु इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों की वास्तविक गणना करने का साहस हर किसी में नहीं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 27 सीटें जीते। 2019 में हम 28 जीते और तब ये दावा कर रहे हैं कि हम 29 के 29 जीतेंगे। और एक और इसमें सत्य है, 1989 से लेकर आज तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर सकी हो। अपवाद स्वरूप 2 विधानसभा चुनावों में 93 और 98 में, और उसमें भी बताऊं
कि वोट शेयर का फर्क कैसा था। वोट शेयर 0.18% ज्यादा था और एक बार 0.23% ज्यादा था। तो ये कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्थिति थी जब वो सरकारों में थे। अब बात करते हैं इस चुनाव की, लोकसभा चुनाव 2024। कांग्रेस ने कभी इसकी समीक्षा ही करने का प्रयत्न नहीं किया है कि वास्तव में मतदान का ट्रेंड कहां और कैसा रहा है। सबसे पहले आपको याद होगा कि पहले चरण का मतदान हुआ और सीधी सीट पर कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया कि वहां कम मतदान हुआ है इसलिए हम जीत रहे हैं। ये देखे बगैर कर दिया कि मतदान सबसे कम हुआ चोरहट में और सिंहावल में। चोरहट जो पॉकेट है अजय सिंह जी का, और सिंहावल जो है वो खुद कमलेश्वर पटेल का है, मगर उनको इसकी चिंता नहीं है। राजगढ़ में ज्यादा मतदान हुआ तो कहने लगे कि हमारे पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ, और आपको ध्यान में होगा अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो उसमें दो पॉकेट आते हैं। एक राजगढ़ का आता है जिसमें चाचौड़ा और राधोगढ़ का क्षेत्र आता है, और एक आता है पॉकेट सारंगपुर का। तो अभी भी अधिक मतदान हमारे पॉकेट में हुआ। दिग्विजय सिंह जी वहां भी एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और कल की बात करते हैं, कल जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो इंदौर के चुनाव में बड़ी एक विशेष बात आप देखेंगे कि वहां मतदान का जो प्रतिशत है वो सबसे कम इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 में हुआ है। आप याद करिए, लगातार 3 बार अश्विनी जोशी कांग्रेस से यहां जीते हैं चुनाव, मगर कांग्रेस ना तो कोई चीज की समीक्षा करती। मैंने आपसे पहले भी एक दो चर्चाओं में कहा है कि मुझे भी बड़ा दुख होता है कि इस समय ऐसा विपक्ष देश में है जिसकी आंखें और कान दोनों बंद हैं, केवल मुंह चलाने का काम करते हैं। लेकिन इंदौर क्रमांक 1 में भी 13% की कमी आई है कैलाश विजयवर्गीय का इलाका। दूसरी बात कह रहा हूं कि जब आप इसकी समीक्षा करेंगे कि सबसे कम मतदान कहां हुआ है तो आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, जो लोग ये प्रयत्न करने की भूल पीट रहे थे, आपको याद होगा जीतू पटवारी कह रहे थे कि हम नोटा के समर्थन में कैंपेन चलाएंगे, हर बूथ के पार टेबलें लगेंगी। कल आपके रिपोर्टर सारी जगह मौजूद थे, क्या कहीं कांग्रेस का कहीं बूथ पर आदमी मिला? नहीं मिला। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ये क्षमता ही नहीं बची कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर रख सके। तो मैंने जो आपसे कहा था कि एक ऐसा विपक्ष, एक ऐसा राजनीतिक दल हमारे मुकाबले में है जिनकी आंखें और कान दोनों बंद हैं, केवल मुंह चलाने का काम है, तो राहुल गांधी से लगाकर और उनका छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक वो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। रवि जी, वो कह रहे हैं सिर्फ मुंह चला रहे हैं। आपके जो पॉकेट हैं, जो कांग्रेस से जहां जीती है वहां तो कम मतदान हुआ है। राव की बात कर रहे हैं तो वहां भी 19% कम मतदान हुआ, जीतू पटवारी का क्षेत्र है। और जो आप कह रहे थे कि सब जगह टेबल लगवाएंगे, नोटा को बटन दबाएंगे, कोई दिखी नहीं वहां पर, और दावे कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत जो है उस पर ज्यादातर आपका वोट शेयर है, उनका नहीं। कैसे? ये ब्रजेश जी, मुंह चलाने का काम और काम करने का काम कौन है, कामदार कौन है और मुंह चलाने का वाला व्यक्ति कौन है, इस देश ने स्पष्ट रूप से इन सालों में देख लिया है कि किस तरीके से मुंह चलाकर किसानों के हक में आप जो बड़े बड़े गारंटियां पेश की गई थी कि 3100 रुपए की फसल खरीदी की जाएगी। मुंह चलाने वाला व्यक्ति आज सत्ता से कोसों दूर है, क्योंकि उन्होंने 1500 रुपए और 3000 रुपए देने की बात कही थी, जो 3000 भी नहीं मिले ना, 3100 की फसल की खरीदी हुई। और मुंह चलाने वाला व्यक्ति कह रहा था कि 450 का भी सिलेंडर दिया जाएगा, जो दूर दूर तक कहीं नहीं मिला। तो मुंह चलाना और काम करके दिखाने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हमारी सरकारों ने 450 का सिलेंडर दिया है, हमारी सरकारों किसानों की कर्ज माफी की है, हमारी सरकारों ने 1989 के बाद से वोट शेयर आपका घटता गया। जी ब्रजेश जी, थोड़ा सा वोट शेयर घट रहा है आपका, काम आपकी सरकारों ने किया। ब्रजेश जी देखिए, परिणाम हर समय एक से नहीं होते हैं। उन्हें कैलाश विजयवर्गीय जी के यहाँ जो कम मतदान हुआ वो नहीं दिख रहा है कि वहां कम हुआ, वो अभी सीधी चुरहट और कहां कहां जा रहे थे। अरे भैया, घर तो संभाल लो। कैलाश विजयवर्गीय जी जिन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या तक करवाई, अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए, और उस प्रत्याशी का आज क्या हाल है, किस तरीके से वो आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मध्य प्रदेश की और इंदौर की जनता ने देखा है। तो इंदौर का खुद की उनकी विधानसभा संभल नहीं रही है और वो दूसरों पर तोहमत लगा रहे हैं। दिन में अगर वो इस तरह के सपने देख रहे हैं तो देखते रहे, लेकिन आज धरातल पे जो बात हो रही है, मुद्दों की जो राजनीति हो रही है, मुद्दे की बात है, तो जनता ने ना रवि जी, तो जो आपके पॉकेट है, चाहे राव की बात करें, चाहे चुरहट की बात करें, चाहे सिंघावत की बात करें, वहां तो ज्यादा मतदान होना चाहिए था, तब तो आपको फायदा होगा। नहीं ब्रजेश जी, तो मैं भी मुद्दे की बात कर रहा हूं ना, मैं भी मुद्दे की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके लोगों ने दावे किए थे ना कि 350 से अधिक मतदान हम करवाएंगे, वो तो कम हुआ नहीं है। इसका मतलब अगर वो मतदान हुआ है तो वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। आरोप लगा कांग्रेस के पक्ष में हुआ है,
कैसे? भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, जो आपके क्षेत्र हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा हमारे जो मतदान होता तो लगता है कि नहीं, आपके पक्ष में हुआ है। नहीं, ब्रिजेश बीजेपी के जी, गढ़ में आपको वोट दे दिए, ब्रिजेश रमेश जी, मंडोला के क्योंकि क्षेत्र में आपको वोट मिल गया ज्यादा, मालनी गौड़ के ब्रिजेश क्षेत्र में जी, आपको ज्यादा वोट मिल गए, गोविंदपुरा में आपको ज्यादा वोट मिल गए, हुजूर में आपको ज्यादा वोट मिल गए। कैसी बात कर रहा हूं? वही तो मैं तर्कों पे बात कर रहा हूं आपसे कि नहीं चोरठ तो में क्यों ब्रिजेश कम जी, हुआ, ब्रिजेश श्यामल जी, में क्यों कम हुआ। नहीं तो तर्क ये भी है ना कि कैलाश विजयवर्गीय क्या भी कम हुए हैं, कैलाश जी क्या हुए हैं, उसका परिणाम आप किस संदर्भ में देखते हैं, इसको भी आपको देखना होगा ना कि वहां कैसे आप भाजपा के पक्ष में मान सकते हैं। ये कहना पूर्णतः असत्य होगा, इस पर भी चर्चा करनी होगी कि वहां अगर कम हुआ तो वो कैसे भाजपा के पक्ष में चला गया। मैं तो पक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो नहीं दोनों से नहीं पूछ ये रहा हूं। नहीं, मैं भी वही वो बात कह रहे हैं रख कि रहा हूं हमारा ना जहां कि ज्यादा अगर हुआ है वो हमारा है। हाँ, नहीं ये एक कहना उदाहरण दिया, पूर्णतः उन्होंने तो असत्य 4 होगा गुना कि दिया। उनका कैसे हो सकता है ना। दावा तो इस बात का है ना कि 3100 की खरीदी नहीं हुई है, जनता इस बात का दावा कर रही है कि ठीक क्यों है। नहीं हुई है, तो कोई वोट इन्हें क्यों कैसे दे तो दे भैया। मतदान मुद्दों पर हुआ है प्रभु जी। जो मतदान प्रतिशत हम देख रहे हैं ट्रेंड, 2014 की बात करें तो 61% था, 27 सीटें मिली थी बीजेपी को, 2 कांग्रेस को। 19 में 71% हो जाता है और 1 सीट और घट जाती, कांग्रेस की 28 मिलती है बीजेपी को। अब 2024 में 66%। किस तरफ गया है मतदान, क्या कह रहा है? देखिए ब्रजेश जी, जो अभी के जो मतदान हुआ है, ये हम 4 चरण को सामने रख के देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो 4 चरण में जो पोलिंग हुई वो अपने आप में बता रही कि मतदान किधर गया है। केवल 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुकाबला था। यदि हम छिंदवाड़ा की कहें, जहां बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, नकुलनाथ के सामने कमलनाथ भी वहां पर थे, तो निश्चित तौर पर उस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने जो है, हाँ, नकुलनाथ तो थे ही नहीं, कमलनाथ बना बीजेपी हो गया था। तो जो है बीजेपी ने उस सीट को जीतना अपना जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। 29 की 29 अमित शाह से लेकर तमाम लोग कह रहे थे छिंदवाड़ा जीतेंगे, छिंदवाड़ा में जीतेंगे। तो आप देखिए छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, करीब 80% तक गया है, वो टच कर रहा है लगभग 80%। उसके बाद एक दूसरी सीट प्रदेश की है जो राजगढ़, जहाँ दिग्विजय सिंह 33 साल बाद चुनाव मैदान में उतरे, तो उन्होंने पदयात्रा भी की और उसको बीजेपी को ये लगा कि जिस व्यक्ति को सामने रखकर हम लगातार 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं बंटाधार कहकर, और यदि वो आदमी वहां पर चुनाव जीत जाता है तो हमारे 20 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा बीजेपी को। तो बीजेपी ने भी वहां पर अच्छा जोर लगाया। तो अब देखिए उसके बाद दूसरे नंबर पर पोलिंग राजगढ़ में हुई है। खरगोन एक मुकाबले वाली सीट मानी जा रही है, तो वहां पर भी अच्छी पोलिंग हुई है। तो यदि जहां अच्छी पोलिंग हुई है तो इसका मतलब है कि उन सीटों पर कांग्रेस फाइट में है। लेकिन और कुछ यदि उदाहरण और भी है ना, जैसे गुना में अच्छी पोलिंग हुई है, विदिशा में अच्छी पोलिंग हुई है, तो ये भी फाइट की जो तरफ सर्वाधिक चला पोलिंग नहीं है ब्रजेश जी, जो मैं कह रहा हूँ, सर्वाधिक पोलिंग के आंकड़े बता रहा था मैं। गुना में हुई है क्योंकि वो सिंधिया लौट कर आए, वहाँ पर लोगों को एक वहाँ पे जो है उनके भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्हें लगातार चुनाव हारने के बाद भी 5 साल वहाँ पर लोगों से संपर्क रखा, बराबर जाते रहे, और एक उस राजघराने के प्रति, उस महल के प्रति लोगों की जो आस्था है तो वो पिछले बार थोड़ी सी डगमगा गई थी, या हो सकता है वो सबक सिखाना चाह रहे हो महल को, क्योंकि पथभ्रष्ट हो रहा होगा, महल दिशा बदल रहा होगा, तो उन्हें सबक सिखाया और वापस महल के छाते में आ गए वहाँ के लोग। तो ये कारण भी वहाँ का हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मध्य प्रदेश का ट्रेंड जो अभी लोया जी कह रहे थे, मैं इससे बहुत हद तक सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश का लोकसभा का ट्रेंड तो हमेशा से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1989 के बाद से लगभग यही स्थिति प्रदेश की बनी हुई है, और ये कांग्रेस की कमजोरी है कि वो प्रदेश में सत्ता में होने के बाद जो लोकसभा चुनाव हार जाती थी, अपनी सीटें नहीं बचा पाई, अपने क्षेत्र को खोती चली गई। भोपाल जैसी लोकसभा सीट जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, वो ऐसी छिनी कि फिर वापस कांग्रेस यहाँ पर आ ही नहीं पाई। ऐसे प्रदेश की ज़्यादातर सीटों का हाल ये है कि 2009 में ही 12 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, 15 में एक भूरिया जी जो है उपचुनाव जीत गए थे वहाँ पर, या तो उसके बाद कोई स्थिति ऐसी दिख नहीं रही यहाँ पर। आप मजबूत हैं विधानसभा में, आप ये देखिए कि 2018 का चुनाव आप जीत गए, है ना, सरकार बनाने में सफल हो गए, जहाँ पे ये माना जा रहा था बीजेपी की लहर चल रही है। आप 18 के चुनाव में सरकार बनाने में सफल हो गए, लेकिन 19 में आप जो है 28 पर रह गए। तो निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस की पूरी रणनीति में, उनके नेताओं के कामकाज के तरीके में कहीं ना कहीं इसमें खामी है। एक चीज़ ये जो है, जो पहले छत्रपद कांग्रेस की ताकत हुआ करता था चुनाव में, चुनाव के बाद वो आपस की लड़ाई झगड़े का एक उनकी कमजोरी हो जाती थी। वो 5 साल केवल आपस में लड़ते थे छत्रप सारे उनके समर्थक, लेकिन चुनाव आता था तो छत्रपद बीजेपी और कांग्रेस को फायदा पहुंचाता था बीजेपी की तुलना में। वो छत्रपद लगभग खत्म हो गया कांग्रेस में। अब दिग्विजय सिंह कमलनाथ का खेमा एक हो गया, अजय सिंह राहुल अपने घर तक सीमित रह गए, अरुण यादव को कहीं का छोड़ा नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सबसे बड़ी ताकत थे छत्रपों की, वो बीजेपी में चले गए। तो छत्रपद जो संतुलन वहाँ का खत्म हो गया।
जैसे ये 3 सीटों के जो मैं कह रहा था, यहाँ संतुलन है, आमने सामने टक्कर है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पोलिंग हुई। जब संतुलन खत्म हो गया तो नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मुद्दों को लाइए, जो अभी रवि जी कह रहे थे, मैं रवि जी 450 की सिलेंडर की आप कह रहे थे कि कहाँ मिला, तो ऐसी बातें कीजिए जो जनता को हजम भी हो। मध्य प्रदेश में भले 2 बार मिला हो, लाडली बहनों को मिला है, तो आप कांग्रेस उन मुद्दों पर तो जाए, आप कर्ज माफी की बात कीजिए, अपने मुद्दे कीजिए, अपने न्याय की गारंटी की बात कीजिए, जनता को हजम हो तो आपकी तरफ आएगी ना। और अब तो उसके आधार पर वोट दे चुकी है ना जनता। हम तो बात कर रहे हैं जो मतदान हुआ है वो किस तरफ है, तो हवा का रुख तो अलग बता रहा है रवि जी, क्योंकि आप ना तो कोई मुद्दों पर अडिग रहे, ना आपके पास वो छत्रप हैं। इस वजह से जो बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत है, यदि जिसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी आई है आपके हिसाब से, 61 गिरा था तब भी उनके पास सीटें थी, 66 है तब भी उनके पास रहेंगी। 2009 जैसी परिस्थिति नहीं है। रवि जी। जी विजय जी जी, ये कैसे ये सिर्फ लाडली बहना के संदर्भ में अगर प्रभु भैया बात कर रहे हैं तो सबको देने की बात कही गई थी। देखिए क्या है, आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं, मैं भी मध्य प्रदेश में रहता हूँ। नहीं, ये सबको देने की बात थी, ये कहीं कोड नहीं किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि केवल लाडली बहना को दिया जाएगा। ये सबको देने की बात थी, सभी महिलाओं को। ये सबको 450 का सिलेंडर नहीं मिला है। अरे भाई साहब एक मेरा छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए इसी बात देने की बात थी। हाँ, बिल्कुल, चलिए आपकी बात मान ली हमने। किसानों को देने की बात नहीं थी। रवि जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपने कहा कि अभी जो आपकी सरकार आएगी तो महिलाओं को आप कितने पैसे देंगे? 1 लाख रुपए हर महिला को 1 साल में ना, ठीक है। अब आप मुझे संख्या बता दीजिए, देश में कितनी महिलाएं हैं? आपको संख्या नहीं पता होगी। आप यदि 70 करोड़ महिलाएं मान लेते हैं, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी को भी हम शामिल कर लेते हैं, महिला बोला है आपने ना, आपने भी जो अभी सिलेंडर की बात की उसी तरीके की बात है ये। तो आपके पास जो है 70 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने के लिए कितने जीरो लगेंगे, ये बता दीजिए मुझे। इतने पैसे हैं देश के पास देने के लिए? नहीं, ये देखिए प्रभु भैया, ये अरे आप तो जीरो गिन के बता दो भैया। मैं सब बता दूंगा, ऐसी कोई विषय वाली बात नहीं है। डिबेट छोड़ के नहीं मैं जा रहा हूं और ना ही मैं ऐसा कि कोई जवाब नहीं दूंगा। आप जो कर रहे हैं बात, हर एक अपने दल का अपना एक एनालिस्ट होता है, उसकी अपनी एक रणनीति होती है। और अगर उन्होंने दिए हैं 1200 रुपए की जो राशि डालने की बात थी 3000 तक की, वो डली नहीं। लेकिन हमारा जो एक अपना 8500 बता देता हूँ, नहीं नहीं तो 1500 पे भरोसा नहीं किया ना, अब 1 लाख पे कैसे भरोसा? अरे रवि भैया हम यही तो कह रहे हैं आपको कि तर्क हमें देखिए, आप कुछ भी बोलिए, देखिए वोट लेने के लिए तमाम राजनीतिक दल सब झूठ घोषणाएं करते हैं। एक बार रवि जी सुन लीजिए, हमें आपके बोलने पे एतराज नहीं है, हमें आपके बोलने पे एतराज नहीं है, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन इतना तो बोलिए जो हजम हो लोगों को। ये कह रहे हैं नहीं, हजम नहीं, हजम तो भारतीय जनता पार्टी की बातें भी नहीं हो रही। 15 लाख आ गए क्या खाते में ब्रजेश जी? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए क्या? 15 लाख खाते में आ गए आपके या मेरे? तो आप बता दीजिए। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि सिर्फ बातों तो हम भी बातों की जनता समझती है। असल मुद्दा क्या है जनता भी समझती है। लग रहा है जो मतदान प्रतिशत है आपके वोट से ज्यादा बढ़ा रहा है। 2 करोड़ नौकरियां तो आधार होगा नहीं, कुछ तो आधार होगा, एक अपना एक आधार है। 2 करोड़ बात तो 2 करोड़ नौकरी देने की भी हुई थी, तो आप तो 30 लाख की बात कर रहे हैं ना। चलिए निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनती, हम 30 लाख जो पदों की भर्ती है वो निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है रवि जी, आ जाने दीजिए। हाँ जी लोया जी। नहीं देखिए, मैं आपको कहता हूं, आप रवि वर्मा जी से इतने कठिन प्रश्न ना करें। नहीं गोपाल लोया जी कोई कठिन सवाल नहीं है। आप बहुत विद्वान होंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया, लेकिन इस तरीके से आप किसी का उपहास उड़ा देंगे, ये भी चर्चा नहीं है। चर्चा में हूं, आपके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप कुछ कहना चाहते तो मैं कह लेंगे, मैं तो आप 30 सेकंड में अपनी बात कह लूंगा। आप रवि वर्मा नहीं बिल्कुल आप कहिए, आपको जानकारी। मैं कठिन सवाल कैसा है मैं बता दूं थोड़ा। नहीं कठिन सवाल बिल्कुल नहीं है, कोई कठिन सवाल नहीं। आपके हर सवाल का आरोप लगा है उसका जवाब तो ले लो। आपने कहा कि 3000 की वजह से गैस सिलेंडर हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। अरे मैं 1 मिनट तो रुक जाइए। आपने घोषणा पत्र में परिवार की एक महिला को 1 लाख देने का वादा किया है ना? जी। अब आपके नेता कांतिलाल भूरिया प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सभा में ये कहते हैं कि यदि आपकी 2 बीवियां हैं तो हम दोनों को पैसे दे देंगे। क्या ये आपके घोषणा पत्र में है?
नहीं है। परंतु ये झूठ बोलना पड़ रहा है आपको, ये झूठ बोलना पड़ रहा है, ये तुष्टीकरण का झूठ है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, यहां बैठकर रवि वर्मा जी आप जो बातें करते हैं, मैं मानता हूं इस बात को कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको डिफेंड करना जिम्मेवारी है। परंतु आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि देश में किसी भी राज्य में सर्वाधिक उपार्जन का मूल्य मध्य प्रदेश में गेहूं का है? क्या आपको ये सत्य मालूम है या नहीं मालूम? आपको यह सत्य मालूम है या नहीं मालूम है कि मध्य प्रदेश गेहूं आयातक राज्य था हमारी सरकार के पहले, आपकी सरकारों के दौरान, और आज मध्य प्रदेश गेहूं निर्यातक देश है। दुनिया के 140 देशों तक मध्य प्रदेश का गेहूं जाता है। दुनिया के 157 देशों में मध्य प्रदेश के बासमती चावल की सुगंध पहुंचती है। क्या आपको यह मालूम है कि हम कृषि में भी बहुत पिछड़े हुए राज्य थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उसका नेतृत्व उन्होंने ये करके दिखाया। एक बात और आपको बता देता हूं जो आप भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। आप याद करिए, आपके नेताओं ने कहा था पिछले साल अप्रैल में कि ये फार्म भरवा रहे हैं परंतु लाडली बहना को पैसा नहीं देंगे। फिर जब हमने 10 जून से डालना प्रारंभ किया तो कहा चुनाव तक देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। हमने चुनाव के बाद भी देते रहे, तो आपने कहा कि ये इतना ही देंगे, बढ़ाएंगे नहीं। हमने 1000 से बढ़ाकर 1250 करे। दूसरी बात, हम राहुल गांधी की तरह घोषणा करने वाले लोग नहीं है कि चुटकी बजा दें और 10 तक गिनती गिने और कर्ज माफ हो जाए, वैसे नहीं है। हमने समझा कर कहा है कि 1000 रुपए प्रतिमाह देंगे, जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे, फिर 1750 देंगे। बाकायदा हमने व्यवस्थित रूप से समझाया है, और इसीलिए तो आपकी भ्रम में, आपके झूठ में, आपके छल में कोई नहीं फंसता है। अब एक मुद्दे की बात है जो आदरणीय ब्रजेश जी, जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि अभी ये कहा गया कि 3 सीटों पर कांग्रेस केवल मध्य प्रदेश में लड़ती दिखी। हाँ, ये इसको मैं स्वीकार करता हूं कि मध्य प्रदेश में 26 सीटों पर तो कांग्रेस बाखबर देकर भाग गई, केवल 3 सीटों पर लड़ती दिखी, और वहां भी कांग्रेस लड़ती नहीं दिखी। क्या छिंदवाड़ा में कांग्रेस लड़ती दिखी? उसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंगार या दिग्विजय सिंह का कोई रोल है? नहीं है। क्या राजगढ़ में कहीं कमलनाथ का और जीतू पटवारी का और उमंग सिंगार का कोई रोल है? नहीं है। तो कांग्रेस कहीं लड़ती नहीं दिखी है। हाँ, 3 व्यक्ति कांग्रेस के नाम पर संघर्ष कर रहे थे, ये बिल्कुल सच है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि वो ऐसे समय में उम्मीदवार बनकर कांग्रेस की तरफ से आए जब जनता के मन में से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। चलिए रवि जी, इसी का जवाब दे दीजिए। 3 जगह कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, सही कह रहे हैं, वो व्यक्ति लड़ रहे थे जो खुद की दम पर जो मुकाबला हुआ उनकी वजह से हुआ, और उनकी गारंटी पर जो देते आ रहे हैं उस पर भरोसा किया। ना आपके 1500 रुपए किया, ना आपके 1 लाख पर करने वाली जनता। नहीं ब्रजेश, ये कहना पूर्णतः असत्य होगा कि केवल 3 व्यक्ति के आधार पर जो है चुनाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने एकदम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी का कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो चुनाव में काम नहीं कर रहा था? सारे नेताओं ने अपनी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ काम किया। जीतू पटवारी जी लगातार दौरे कर रहे थे, उमंग सिंगार जी लगातार कर रहे थे, राहुल भैया की बात हो या दिग्विजय सिंह जी का खुद का अपना चुनाव था। नहीं देखिए, एक मेरा भी सुनते जाइए, नहीं सुनते जाइए, लोया जी सुनते जाइए, सुनने की क्षमता रखिए, थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए। ये टेलीविजन केवल पर्सनली आपके लिए आवंटित नहीं हुआ है, थोड़ा सा सुनते जाइए। नहीं प्रश्न नहीं, सारे प्रश्नों का आप ही के सारे प्रश्न आपको ही नहीं करना है, दूसरों को भी प्रश्न करना चाहिए। लोया जी इस तरह से नहीं, सारे लीडर्स के भारतीय जनता पार्टी के भी बुढ़वाजी समझ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटों में सनी हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता जताए तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। थोड़ा बहुत अगर शर्म आती हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो कम से कम इतना भी नहीं बेशर्मी किस तरह से बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी ने उल्टी किए देखा है। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े बता रहे हैं, मतदान प्रतिशत बता रहा है, बीजेपी का दावा है कि वोट शेयर उसका बढ़ेगा और जिस तरह से बढ़ता हुआ आया है उसकी मेहनत नजर आ रही। और कांग्रेस क्या एक साथ सब जगह लड़ती नजर आई? कांग्रेस खासकर जिन 3 जगहों पे मुकाबला बताया जा रहा है वहां पर ही व्यक्ति लड़ते हुए नजर आए, चाहे दिग्विजय सिंह की बात कर लें चाहे कमलनाथ की बात करें। अब ये वोट शेयर किसके फेवर में गया है ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।